to compare different countries or state। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। निश्चित रूप से किसी भी देश या राज्य की तुलना हम उसके इनकम बेस पर ही करते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट attributes। Countries with higher income are more developed than other with less income। This is based on the understanding that more income means more of all things that human beings need। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। So greater income itself is considered to be one important goal। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। स्वाभाविक है, जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। बाकी अभी जो पीछे हम लोगों ने डिफरेंट गोल पढ़ा कि डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, लेकिन इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ होती है। कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन धन के बिना कोई काम भी नहीं होता है। तो जब कोई कंपैरिजन किसी देश की करते हैं या राज्यों की करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आपस में, तो इनकम को ही बेस बनाते हैं कि किसका कितना इनकम है। जिसके पास जितना इनकम है वह उतना ही भौतिक वस्तुओं को परचेज करने की उसके अंदर क्षमता होती है। How far comparison between countries' total income is not such an useful measure since countries have different population। Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। Are people in the country better off than other in a different country? Hence we compare the average income, which is the total income of country divided by its total population। The average income is also called per capita income। कह रहा है कि लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। क्यों? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोग से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, एक एवरेज इनकम की तुलना करते हैं। और वह एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से जो है उसका एक एवरेज इनकम उस देश का निकल आता है। अब यहाँ पर एक बहुत पुराना आंकड़ा है, जो है डेटा है कि इस देश का कितना इनकम था। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है,
ये 2011 से पूर्व का डेटा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, अलग से देखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट कंटेंट जो हमारा है वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at individual aspiration and goal, we found the people not only think of better income। ये पहले वाली बात है कि जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, aids। आय के साथ साथ सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attributes। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम एवरेज इनकम के अतिरिक्त अन्य इम्पॉर्टेंट लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़े दिया हुआ है, इस आंकड़े के आधार पर जैसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पंजाब का जो एवरेज इनकम है वो केरल के एवरेज इनकम से कहीं ज़्यादा हाई है, बट चाइल्ड डेथ रेट जो है केरल के अपेक्षा पंजाब में हाई है। केरल में जो है डेथ रेट 1000 जीवित बच्चों पर 13 है, तो पंजाब में 34 है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि केवल इनकम को ही मापदंड, जिस तरह से पर्सनली जो डिफरेंट गोल हमारे थे, उस डिफरेंट गोल के साथ साथ देश या राज्यों के भी डिफरेंट गोल होते हैं। केवल इनकम ही एकमात्र मेजरमेंट नहीं होता है। ये टेबल कई प्रकार के एजुकेशन और तमाम इस तरह के हेल्थ का जो है एक एवरेज निकाला है, उस चीज़ को समझने के लिए। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज इन दिस टेबल कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सारे रेशियो 1000 पॉपुलेशन पर निकाला जाता है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicate the number of children that be before the age of 1 years as a population of 1000 live children born in that particular year। उसी तरह लिटरेसी रेट मेजर द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेसी population in the 7 and above age group। Net attendance ratio is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in same age group। अब पब्लिक फैसिलिटीज़,
मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट वी मे नीड टू लिव वेल। एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि मनी ही पॉकेट में हो तभी आप उसे खरीद सकते हैं। उस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे इस महामारी का ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लोगों के जेब में पैसे थे, पॉकेट में पैसे थे, 2-2, 5-5 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिला। तो उसी बात को कह रहा है यहाँ, तमाम जो है उदाहरण देकर इस बात को समझाया है। तो अब डेवलपमेंट के लिए हॉस्पिटल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देश की इनकम बहुत हो गई, सबकी इनकम इंक्रीज कर गई, एवरेज इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन देश में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की सुविधा नहीं है। तो फिर वह डेवलपमेंट किस काम का? वह डेवलपमेंट हम लोगों के किसी काम का नहीं है। तो ये सारा चीज़ यहाँ, सारी कहानी जो है उसी चीज़ को समझाने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट कंटेंट डेवलपमेंट का सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणीयता। You have not inherited the word from our forefathers, we have borrowed it from our children। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। हम विकास को जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को बचा कर यदि रखते हैं, हम अपने रिसोर्सेज के प्रति अवेयर होते हैं, रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं करते हैं, वही सस्टेनेबल है। डेवलपमेंट का सस्टेनेबल, उसी को हम सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। जैसे
यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if you use more than what is being replaced by rain, then we would be overusing this resources. हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और यह फसल और पौधों की तरह इस रिसोर्सेज को पुनः नेचर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं. लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं. माने हम अगर जल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो निसंदेह आने वाले समय में हमें जल संकट का भी सामना करना पड़ेगा. इसलिए डेवलपमेंट के लिए जो है हमें अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना पड़ेगा. जैसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट exhausted after year of use. You have a fixed stock on earth which can not be replaced. You do discover new resources that we did not know of earlier new source. In this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. मैंने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वह वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और इन रिसोर्सेज को धरती पर एक निश्चित स्टोरेज है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती. कभी कभी हमें ऐसे नए रिसोर्सेज मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी. नए रिसोर्सेज स्टोर से में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे. हमें अगर कोई न्यू रिसोर्सेज मिलता भी है, जैसे कहीं नया कोल भंडार मिल गया, लेकिन कोयला क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसलिए कोल भंडार का मिलना कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है. वो भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट we extract from the earth is a non-renewable resources. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier. Exploration are being undertaken all the time. Consequence of environmental degradation do not respect नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. इन्वायरमेंट में जो डिसग्रेडेशन है, गिरावट है, वह किसी बाउंड्री की मोहताज नहीं है, ना नेशनल ना स्टेट. नो लॉन्गर रीजन
आर नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपल्सरी, comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. इन्वायरमेंट में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलासफर एंड सोशल साइंटिस्ट सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज perennial at all times. As a member of society and as an individual, you need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate and development continuous. कह रहा है कि डेवलपमेंट का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के सदस्य होने के नाते यह क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी रहेगी। थैंक यू। ये चैप्टर